साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, भारत हमेशा से आत्मनिर्धारण के अधिकार की बात करता आया है, यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं, उनके आत्मनिर्धारण के अधिकार को भारत बहुत महत्व देता है। और इसी क्रम में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर से मतदान किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सेनेगल, अफ्रीकी देश सेनेगल ने एक प्रस्ताव किया कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे का। और इसमें जब मतदान हुआ तो 157 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, 8 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। 157 देशों में भारत भी शामिल था। भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद का जो पूरा मसला है वो उसका हल हो जाए। और जिन देशों ने इसका विरोध किया, विपक्ष में मतदान किया, उसमें इजराइल, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, अमेरिका, ये सब देश शामिल हैं। और ये सब देश अलग अलग परसेप्शन से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के चलते पक्ष में या विपक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन भारत की जहां तक हम बात करें तो भारत जो है जायज बातों को हमेशा से, वैध बातों को हमेशा से आगे ले जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रेशर होता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट अहम होते हैं, विदेश नीति में डिप्लोमेसी के साथ काम करना होता है, लेकिन भारत कुछ बातों में बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे किस देश का साथ देना है या किस देश का साथ नहीं देना है। इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में जब विवाद ज़्यादा गहरा गया और भारत को समझ में आया कि जब तक हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत बड़े बड़े देश या बहुत ऐसे लोग हैं, उनको ये अस्पष्टता बनी रहेगी कि भारत जो है बहुत ही भ्रामक तरीके से इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है। तो 2018-19 में भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम डी हाइफनेशन पॉलिसी पर काम करेंगे। और डी हाइफनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि हम फिलिस्तीन के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो मेरिट के आधार पर बनाएंगे, और जब हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, तो उस समय हम इजराइल को ये स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे कि इजराइल इस पर क्वेश्चन मार्क उठा पाए या हम इजराइल के प्रेशर से प्रभावित हों कि हमें फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करना है। अगर हमें लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है या पॉलिटिकल लेवल पे हमें सपोर्ट करना है तो वो हम करने जाएंगे और उसमें इजराइल को आज़ादी नहीं रहेगी। और जब हम इजराइल के साथ अपने हितों का आकलन करते हुए इजराइल के संबंध में कोई निर्णय लेंगे या उससे रिलेशन बनाएंगे तो उस समय हम फिलिस्तीन के बारे में नहीं सोचेंगे या फिलिस्तीन को स्पेस नहीं देंगे। तो ये डी हाइफनेशन की जो पॉलिसी है, इसको एक बैलेंसिंग एक्ट जिसे आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक संतुलन साधने की भी कोशिश है, और ऐसा तमाम देश करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर फिलिस्तीन की हम बात करें तो फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन भारत 1948 से करता आ रहा है। भारत ने जब पहला अपना यूएन पीस कीपिंग मिशन शुरू किया था तो वो फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में ही किया था कि फिलिस्तीन में कैसे शांति की स्थापना हो, और भारत की यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस गई थी। उसके बाद से भारत ने लगातार फिलिस्तीन के लोगों का जो एक अपना इमोशनल अटैचमेंट इंडियन कम्युनिटी से रहा है, उसके संदर्भ में भी इस बात को ध्यान में रख करके कार्यवाही करी और फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया। और फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन के क्रम में 1974 में भारत ने साफ तौर पर कहा कि जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी PLO, वो फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों का, लेजिटिमेट राइट्स का एकमात्र जो है ऑर्गेनाइजेशन है और इसे भारत मान्यता देता है। और इसी क्रम में भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया, एक देश के रूप में, मतलब एक पॉलिटिकल रिकॉग्निशन जिसको आप कहते हैं वो दिया भारत ने। और भारत ने गाजा में अपना जो है कार्यालय भी खोला, बाद में 2003 में रमल्ला में उसे स्थानांतरित किया। और भारत ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लगातार देना जारी रखा, 50 मिलियन का लोन देना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, पॉलिटेक्निक की स्थापना करना, टेक्निकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर काम करना, जो शरणार्थी शिविर हैं उनकी स्थापना के लिए, जहाँ फिलिस्तीन में जितने शरणार्थी हैं उन सबके जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए काम करना। तो बहुत मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ फिलिस्तीन को भारत ने देखते हुए काम किया। लेकिन भारत के ऊपर कई बार आरोप लगाया गया और भारत की विदेश नीति पर भी आरोप लगाया गया कि इजराइल प्रो इजराइल है और फिलिस्तीन का ध्यान नहीं रखता है।
भारत ने 2003 में जो वॉल ऑफ सेपरेशन के लिए एक प्रस्ताव इजराइल की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में लाया गया था, जिससे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की दूरी हो, उसके विपक्ष में मतदान किया था। भारत ने कहा भाई जो चीज़ जायज़ नहीं है उसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद भारत ने कई अवसरों पर 2008 में, 2011 में, 2014 में, 2017 में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्धारण का जो अधिकार है फिलिस्तीन का, वो उन सबको सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस में। यूनेस्को में उसको सदस्यता मिल जाए फिलिस्तीन को, यूएन में फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाए, इसके लिए जो प्रस्ताव है उसमें भी भारत ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशंस का मिल जाए बिना वोट के फिलिस्तीन को, इस चीज़ को भी सपोर्ट किया। तो भारत ने तमाम अवसरों पर फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है और इस दिशा में कार्यवाही करी है। इस चीज़ को समझना होगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में हम कैसे अलग अलग देशों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, या जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके पीछे कुछ जायज़ आधार भी होते हैं। अभी जो वर्तमान प्रस्ताव किया गया सेनेगल के द्वारा, थोड़ा सा उसमें और चर्चा करें तो इस प्रस्ताव में सेनेगल की तरफ से ये कहा गया कि जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स पर सीरिया का नियंत्रण है, इसे यूएन भी मानता है। और जो सीरिया से 60 किलोमीटर की दूरी पर गोलन हाइट्स का जो पहाड़ है, इसको जो है कंट्रोल कर लिया था इजराइल ने 1967 में, जो 6 डेज वॉर हुआ था उस समय। तो इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि गोलन हाइट्स से इजराइल हटे और अपना जो ऑक्यूपेशन है वो वहाँ से छोड़े। और इसके साथ साथ गाजा वाला जो मुद्दा है, इसको भी इस प्रस्ताव में उठाया गया है कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, उस पर फिलिस्तीन का अधिकार है और इजराइल का जो उस पर कंट्रोल है, या इजराइल जो मिलिटरली उस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे उसको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि गाजा के लोगों का अपना हित है, अपना इंटरेस्ट है, उसको भी पूरा करना जरूरी है, फुलफिल करना जरूरी है। और इसके लिए जो 2 स्टेट प्रिंसिपल है या 2 स्टेट सोल्यूशन मॉडल है, उसको भी सपोर्ट किया गया है इस प्रस्ताव में। तो भारत ने इन चीज़ों का सपोर्ट किया और खुल करके बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इजराइल, जहाँ तक इजराइल की बात है, तो जब हमें समझ में आएगा कि हमारा स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल के साथ कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे जब हम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जाएंगे और वहाँ पर चीज़ों को भारत के पक्ष में ले आने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ हम इजराइल के साथ जुड़ेंगे। हम I2U2 जैसे संगठनों में इजराइल के साथ रहेंगे। जब हमें टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक लेवल पे पार्टनरशिप करना होगा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी लेना होगा, वहाँ पर हम इजराइल के साथ जुड़ करके काम करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ अगर हमें लेनी है, हमें साउथ एशिया में अपनी स्टेबिलिटी और अपने प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान और चाइना को देखते हुए इजराइल के साथ जो डिफेंस ट्रेड करना है, उस मामले को देखना है, तो वहाँ पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इजराइल से। तो भारत साफ तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते डिफाइंड हैं। इजराइल को हम अपना डिप्लोमेटिक पार्टनर मानते हैं। 1992 में दोनों डिप्लोमेटिक पार्टनर बन गए थे और 2018 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो गया। और इजराइल के साथ जो है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको भी उस पर रीनिगोशिएशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इजराइल के फेवर में भी भारत काम करता रहा है और फिलिस्तीन के पक्ष में भी काम करता रहा है। लेकिन चूंकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जब बात आती है, तो वहाँ पर फिलिस्तीन का पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। और इसके साथ साथ नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अगर प्रणेता के रूप में भारत को अपनी इमेज को बचाए रखना है, तो वहाँ भी उसे फिलिस्तीन को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि कई अवसरों पर ऐसा रहा है कि जब भारत कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, इन सब चीज़ों का विरोध करता रहा है, तो उससे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उसका अपना एक अलग रेपुटेशन, एक अलग सम्मान बना। और उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य देशों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी जरूरी हो जाती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रीलिम्स के लिहाज से या मेंस में अगर जोड़ें, तो आपको ये जानना जरूरी है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से।
तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक देश अपनी बातों का खुद से निर्धारण करे, यानी जो इंटरनल मामले हैं या एक्सटर्नल मामले हैं किसी देश के, उसमें कोई दूसरा देश या कोई दूसरा संगठन इंटरवीन न करे और वो देश खुद से अपने निर्णय निर्माण करे, डिसीजन मेकिंग करे। और इसी से सॉवरेनिटी का जन्म होता है कि हम सुप्रीम अथॉरिटी हैं अपने मामलों में डिसाइड करने वाले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, मॉडर्न टाइम्स में अगर इसकी बात करें तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुआ था उसमें देखा गया, और वहाँ पर राष्ट्रों को ये अधिकार दिया गया कि वो खुद से अपनी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने अपने चार्टर में पहले ही आर्टिकल में और दूसरे आर्टिकल में देखें तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कही है कि दुनिया के सभी देशों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, और इसके साथ साथ दुनिया के सभी नागरिकों को भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। हर नागरिक स्वतंत्र है दुनिया का, उसके मामलों में कोई अनावश्यक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये उसके मानवाधिकार का भी मामला है। इसलिए इस बात को स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कह दिया गया। तो आज बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होने के चलते उनकी सॉवरेनिटी, उनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उनका जो अपना ऑटोनमस एग्जिस्टेंस है, ये सब प्रभावित होता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है। जैसे पूर्वी जेरूसलम है तो पूर्वी जेरूसलम पर किसका एग्जैक्टली अधिकार है, अगर इस बात का डिमार्केशन हो जाए, इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, तो ये पता चलेगा कि उस पर किसकी संप्रभुता है, किस तरीके से आगे बढ़ना सही रहेगा। तो साथियों, भारत का ये जो अप्रोच है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान सही है या गलत, आप क्या सोचते हैं? इजराइल के साथ ज़्यादा भारत को जुड़ करके रहना चाहिए, क्या आप इस बात के समर्थक हैं? आपका क्या अपना अप्रोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।